हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे सबको एक एक करके कवर किया था। आज के ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न, जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत और भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न आखिर हमारे संविधान में क्यों लाया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे संविधान में किस लिए लाया गया। तो चलिए चलते हैं। जब कभी भी हमारे देश, राज्य या केंद्र अपने या बाहर की किसी परिस्थितियों के कारण, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जब कभी भी हमारे देश, राज्य या केंद्र अपने या बाहर की किसी परिस्थितियों के कारण असामान्य परिस्थिति से गुजर रहा हो तथा जिससे ये लगे कि हमारे संविधान की अखंडता, एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, तब इस परिस्थिति में फ्रेंड आपातकाल लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए और देश या संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान सभा के लोगों ने आपातकाल का प्रावधान किया। फ्रेंड्स, आपातकाल किस लिए लगाया जाता है हम लोग सामान्य शब्दों में जानते हैं। जब कभी भी हमारे देश, राज्य या केंद्र बाहर या आंतरिक शक्तियों के कारण अपनी असमान परिस्थितियों के कारण डगमडोल स्थितियों से गुजर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोविड-19 को ले सकते हैं, जो नोवेल कोरोना वायरस है। इसके कारण हमारे देश की जीडीपी डाउन हो गई है, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस परिस्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपातकाल जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ये सब मिलाकर 3 प्रकारों से संविधान में व्याख्या किया गया है। तो जो आप देख सकते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ये हमारा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ये हमारा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फ्रेंड्स, ये जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंदर वर्णित है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वर्णित है। ये आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्णित है। फ्रेंड्स, चलते हैं अब इनके बारे में जानते हैं, आखिर क्या है राष्ट्रीय आपातकाल, किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आपातकाल फ्रेंड्स 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। नंबर 1 परिस्थिति है बाहरी आक्रमण, नंबर 2 है युद्ध, नंबर 3 है सशस्त्र विद्रोह। फ्रेंड, ये तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन आप देख सकते हैं, जब राज्य की सरकार लापरवाह हो जाए, इसका तात्पर्य यह है कि अगर राज्य की सरकार अपने कार्य को अच्छी तरह से ना करके, मतलब संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही हो या असफल हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति को सूचना देती है, और सूचना देने के बाद क्या करती है, पीएम और कैबिनेट मिलकर राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देती है। फ्रेंड्स, आप लोग जान सकते हैं, इसका सामान्य तौर पर सीधा सीधी ये हुआ, राज्य की सरकार की विफलता या लापरवाही, राज्य की सरकार की लापरवाही के कारण फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आपात 3 रीजन के कारण, एक है बाहरी आक्रमण, सेकेंड है युद्ध, एंड 3rd है सशस्त्र विद्रोह। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं वित्तीय आपातकाल में। तो फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल आप देख सकते हैं इन परिस्थितियों के कारण लगाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है, जब कभी भी हमारे देश या केंद्र जो भी है कि वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ जाए,
इसका सीधा सीधा बात यह है, जब कभी भी भारत में वित्तीय साख या वित्तीय अस्थायित्व खतरे में पड़ गई हो तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड-19 को ले सकते हैं। कोविड-19 के कारण हमारा फाइनेंशियल जो इकोनॉमिकल है वो डाउन हो गया, जीडीपी डाउन हो गया। इस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे क्या है राष्ट्रपति शासन, क्या है राष्ट्रीय आपातकाल और क्या है वित्तीय आपातकाल। ये तीनों के बारे में आप लोग जान गए हैं। फिर से फ्रेंड्स, एक देख सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों के कारण: बाहरी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति शासन, जब राज्य की सरकार लापरवाह हो जाए। एंड वित्तीय आपातकाल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब वित्तीय साख या वित्तीय अस्थायित्व खतरे में पड़ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है। फ्रेंड्स, चलते हैं आखिर अगले पेज पर, आखिर देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जाने हैं किन किन कारणों से राष्ट्रीय आपात लगता है। अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे इंडिया में, ये भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पेज की ओर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपातकाल लगाने का प्रोसेस आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, राष्ट्रीय आपातकाल जानते हैं किस प्रकार से लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी को रिकमेंडेशन करते हैं, राष्ट्रपति जी से सिफारिश लेते हैं और लेने के बाद राष्ट्रपति जी अनाउंस करते हैं 1 मंथ के लिए क्या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है 1 मंथ के लिए। फिर से फ्रेंड्स, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जी से सलाह लेते हैं और प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, 1 मंथ के लिए उस देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आगे का प्रोविज़न जानते हैं। अगर 1 मंथ, ये जो है 1 मंथ, इसी सेक्शन के दौरान संसद के लोकसभा और राज्यसभा मतलब विशेष बहुमत से फिर से आपातकाल बिल संसद से पास हो जाए तो कितने मंथ के लिए फ्रेंड्स, 6 मंथ के लिए लग जाता है क्या, नेशनल इमरजेंसी। फिर से फ्रेंड्स, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट जी को सिफारिश करते हैं। प्रेसिडेंट जी 1 मंथ के लिए उस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं और इसी 1 मंथ के दौरान संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत, जिसे हम लोग कहते हैं कुल का 1/2+1 और प्रेजेंट का 2/3 से आपातकाल बिल पास हो जाता है तो 6 मंथ के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वह सस्पेंड हो जाती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आप लोग देख सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड। और फ्रेंड्स, ये 6 मंथ करके एक्सटेंड होते जाता है और मैक्सिमम इंडिफिनिट डेट तक लगाया जाता है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल का जितने भी प्रोसीजर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। पीएम और कैबिनेट मिलकर प्रेसिडेंट 1 मंथ के लिए, फिर विशेष बहुमत से पास कर 6 मंथ, फिर विशेष बहुमत से पास कर 6 मंथ, फिर विशेष बहुमत से पास कर 6 मंथ, इसी तरह से एक्सटेंड होता जाता है। और इसमें फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स 20 एंड 22 कांट बी सस्पेंडेड एंड मैक्सिमम या इंडिफिनिट डे के लिए लगाया जाता है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रूल किस प्रकार से लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर 1 मंथ है वहाँ पर 2 मंथ, जहाँ पर विशेष बहुमत है वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी, और 6 मंथ के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें भी पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करते हैं। प्रेसिडेंट जी 2 मंथ के लिए
उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करता है। अब प्रेसिडेंट रूल अगर लागू हो गया तो अगर उसी सेक्शन के दौरान संसद में, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से जो हमारा आपातकालीन बिल है पास हो गया तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाता है। और मैक्सिमम यह कितने दिनों तक रहता है फ्रेंड्स? तो 3 इयर्स तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम 3 इयर्स तक। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे अधिक बार पंजाब में लगा है। कितने बार फ्रेंड्स? तो अभी तक 5 वर्षों तक लगा है। ये एक्सेप्शन में फ्रेंड्स, पंजाब राज्यों में 5 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगा है। और उस समय के जो सीएम थे वो भार्गव थे। कौन भार्गव थे? तो गोपीनाथ भार्गव थे। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। गोपीनाथ पंजाब के उस समय के सीएम थे, गोपीनाथ भार्गव। एक्सेप्शन में ये पंजाब राज्य है। और यूपी में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगा है? तो 10 बार। अधिक बार सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। और सबसे अधिक बार, सबसे अधिक टाइम तक कौन से राज्य में? तो पंजाब। और वहाँ पे कितने वर्षों तक? तो 5 वर्षों तक। वहाँ के सीएम कौन थे फ्रेंड्स? गोपीनाथ भार्गव। और कितने से कितने सेक्शन में? 1987 टू 1992। आप क्लियर हो चुके होंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल एंड राष्ट्रपति शासन के प्रोसीजर्स क्या हैं, कैसे आखिर लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, आप देख लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग फाइनेंशियल प्रोविज़न की ओर, वित्तीय आपातकाल की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रोसीजर्स क्या है। इसमें फ्रेंड्स जो नेशनल इमरजेंसी है और प्रेसिडेंट रूल है, ये दोनों का प्रोसीजर्स ऐड होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी बनता है। अब आखिर आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर कैसे ये नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल मिलकर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ये जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल का प्रोसीजर्स है। प्रेसिडेंट रूल के जो प्रोसीजर्स थे उसमें पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर प्रेसिडेंट जी को रिकमेंडेशन करते थे और प्रेसिडेंट जी 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते थे और सिंपल मेजोरिटी से पास करवाते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसीजर्स है, ये प्रोसीजर्स है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रूल का। और जो ये इंडेफिनिट डे का है, ये प्रोसीजर से नेशनल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का। तो हुआ ना फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी प्लस प्रेसिडेंट रूल इक्वल टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और यह इंडेफिनिट डे तक लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आपातकाल उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न का बेसिक रूल है, बेसिक नियम है। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि और हमें इसका वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय एंड टेक केयर।